सबसे पहले बात 3 शब्दों की, डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर। दोनों नेता डिफेंस और निवेश के लिए देश से बाहर हैं, मगर दोनों देश में दोनों के निवेश दौरे पर राजनीति है। हालांकि मोदी और योगी हो, दोनों का इजरायल और जापान में जबरदस्त स्वागत है। 2 तस्वीरें जरा आप देखिए, लेकिन 2 तस्वीरों को देखकर जहां भारतीय गौरवान्वित भी हो रहे हैं, तो वहीं भारत के विपक्ष ने सियासी संग्राम छेड़ दिया। 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनमें से सबसे पहले बात आज की पहली तस्वीर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की तस्वीर। पीएम मोदी जिनके इजरायल दौरे ने कूटनीतिक हलचल तेज की। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी दोनों देशों के लिए कई डील करने वाले। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर विपक्ष की गजा पॉलिसी सामने आई। कांग्रेस पीएम मोदी से इजरायल के सामने गजा का मुद्दा उठाने के लिए कह रही है, तो पूरी दुनिया की नजर भी मोदी के इस दौरे पर है। पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या है, किन किन मुद्दों पर डील हो सकती है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या डिले था? पीएम मोदी विकास का एजेंडा लेकर इजरायल के दौरे पर। इजरायल की सड़क से लेकर संसद तक भारत का रंग चढ़ चुका है। पीएम मोदी के लिए इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने खास रेड कार्पेट बिछाया। भारत के पीएम के लिए नेतन्याहू खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। नेतन्याहू ने दोस्त मोदी का गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए स्वागत किया। तो वहीं मोदी इजरायल की मीडिया में छाए। नमस्ते मोदी लिखकर भारतीय पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के इजरायल के दौरे का मकसद है रणनीतिक सहयोग, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइबर सुरक्षा, व्यापार और एफटीए, आतंकवाद और वैश्विक मुद्दे। तो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर भी चर्चा है कि इजरायल भारत के साथ, अमेरिका के साथ और साइप्रस और 3 अलग कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ, 6 देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर कल प्रधानमंत्री के समक्ष आगे बढ़ने की बात रख सकता है। इसको लेकर बड़ी जोर शोर से चर्चा है और जो डिफेंस डील होना है उसको लेकर भी जोर शोर से चर्चा है। लेकिन पीएम के इजरायल दौरे को लेकर कांग्रेस भड़की। इस दौरे में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आ रहा है, लिहाजा फिलिस्तीन में मुस्लिम आवाम की मौत का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी इजरायली संसद में गजा नरसंहार का मुद्दा उठाएंगे। पूरी दुनिया नेतन्याहू की आलोचना कर रही है। नेतन्याहू ने गजा को मलबे में तब्दील कर दिया। फिलिस्तीन पर भारत हमेशा सच के साथ रहा, लेकिन आज जो हो रहा है वो ठीक है। इजरायल क्या दे देगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि कमजोर हैं, उनमें इतना साहस नहीं है। जरा सी भी नैतिकता और साहस हो तो गाजा के अंदर मारे गए मासूम बच्चों के बारे में बात करें, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और आज देश के अंदर गली गली में यह बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। गजा प्रेम में शायद कांग्रेस ये भूल गई कि इजरायल से दोस्ती का ये मतलब कतई नहीं कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के विरोध में है। भारत हमेशा फिलिस्तीन की संप्रभुता के साथ। यूएन में इजरायल के खिलाफ हिंदुस्तान ने वोटिंग, कई बार फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। 2018 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन का दौरा किया। 2021 में यूएनएचआरसी में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव दिया। जनवरी में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री भारत आए और पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर बात हुई। दरअसल मोदी का इजरायल दौरा विकास की राह को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मोदी के दौरे के दौरान कई अहम समझौते होने हैं और उसमें सबसे खास है दोनों देशों के बीच होने वाला डिफेंस का सौदा, जिसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, रैम्पेट सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर लॉरा मिसाइल पर बातचीत संभव, आइस ब्रेकर मिसाइल पर चर्चा, गोल्डन होराइजन मिसाइल की भी डील की उम्मीद, लाइट मशीन गन्स की डिलीवरी की उम्मीद, ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम पर बात बन सकती है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी संभव। मतलब साफ, इजरायल और भारत की दोस्ती अब एक नए मुकाम पर है और मोदी की इजरायल में मौजूदगी पर पूरी दुनिया की नजर है। तल अवीव से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी। अब जरा ये समझिए कि आखिर पूरी दुनिया की नजर इस इजरायल दौरे पर क्यों।
इसकी वजह है इस दौरे की टाइमिंग। पहली वजह, ईरान और अमेरिका में जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर है। दूसरी वजह ये कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा है। गजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई उसके बाद टैरिफ पर लगातार तकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप ये भी देख ही सकते हैं अमेरिका। इन सारे मुद्दों के बीच पूरी दुनिया की नजर कल जेनेवा में होने वाली ईरान और अमेरिका के तीसरे दौर की बातचीत पर। हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने गजा और वेस्ट बैंक पर हमला करना जारी रखा और इसी की वजह से अरब और दुनिया के दूसरे देश इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी जब इजराइल पहुंचे हैं तो इसके कई मायने हैं। इसी बीच बड़ी खबर इजराइल से एक और आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतन्याहू के साथ मीटिंग, तेल अवीव में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये दोनों नेता यरूशलेम रवाना होंगे। तेल अवीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट के साथ स्वागत किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। दोनों की मीटिंग हुई। उसके बाद दोनों नेता नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम के लिए रवाना हो। तो एक तरफ पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर। मिशन साफ है, यूपी के विकास के लिए जापान से निवेश लाना और निवेश लाने के लिए योगी का प्लान है पीडीए। अब पीडीए से उनका कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इस पीडीए की डेफिनेशन अलग है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जबकि योगी के पीडीए का प्लान है विकास वाला, मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। सिंगापुर से 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जापान में पहले ही दिन 11,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। जापान में योगी का मिशन यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। योगी का पीडीए प्लान, अखिलेश परेशान। संकल्प है यूपी को विकास की दौड़ में नंबर 1 बनाना। टारगेट है 2019 तक 1 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी और टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी पीडीए प्लान में जुटे हैं। पीडीए यानी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। योगी के विकास वाले इस मॉडल में यूपी की तरक्की है और इसमें हर यूपी वासी की भागीदारी और विकास सम्मिलित है। टारगेट बड़ा है, लिहाजा योगी खुद यूपी में निवेश के मिशन में जुट गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अभी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। यूपी के उन संभावनाओं को जो इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में यूपी को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए ये सभी कार्यक्रम हमारे सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, 60,000 करोड़ के समझौते और मैराथन मीटिंग्स के जरिए सीएम योगी विकसित देशों को यूपी आने का निमंत्रण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है। योगी गए तो 2 देशों के दौरे पर हैं, लेकिन ये दौरे टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं जो यूपी को चमकाएगा। सुरक्षित यूपी को लाखों करोड़ों के निवेश दिलवाएगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
पहले सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लेने के बाद अब सीएम योगी जापान पहुंचे हैं और जापान में भी सिंगापुर की ही तरह निवेश के द्वार खुल रहे हैं। जापान में 8 बड़ी कंपनियों से योगी की मुलाकात तय है, जिसमें एनर्जी, डेटा सेंटर से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक पर फोकस है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन ही यूपी सरकार ने करीब 11,000 करोड़ के एमओयू साइन किए। पहले दिन कुबोटा कॉरपोरेशन, मिंदा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, O&O ग्रुप, फूजी जापानीज जेवी और फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड से निवेश समझौते हुए। ये समझौते कृषि मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जल पर्यावरण समाधान, औद्योगिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश से जुड़े हैं। योगी ने जापान की ग्लोबल निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड से मुलाकात कर यूपी में बड़े निवेश के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। यहाँ पर इन्वेस्टर यूपी जो है वो यहाँ पर चल रहा था और जो रोड शो है वो यहाँ पर चल रहा था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि रोड शो जो है वो ख़त्म हो चुका है और जिस तरीके से सीएम योगी को के चाहने वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से लोग जो हैं उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब हो रहे हैं। और पूरी जो बैठक है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बड़ा रोड शो जो है वो किया गया है। टोक्यो से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी का मिशन है 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पाना। और अब जब दुनिया भर से यूपी में निवेश आ रहा है तो यूपी के नेता से लेकर मौलाना तक और संत तक क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। हकीकत यह है कि $3 ट्रिलियन का सपना पिछले 10 साल से दिखा रहे हैं और अब 47 तक ये इन्होंने वो सपना दिखाना शुरू किया है। तो कम से कम योगी जी बता दें कि $3 ट्रिलियन में होते कितने रुपए हैं और कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और कितनी आपकी जीडीपी होगी तब होगी। योगी जी पूरे दुनिया के में नेता के रूप में छाए हैं। निश्चित तौर पे और जहाँ जाएंगे उत्तर प्रदेश का विकास ही होगा, अनवरत विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के ऊपर हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बहुत है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और भी ऐसे देशों को देखना चाहिए है कि जहाँ से और भी हम रोजगार ला सकें और इसको जमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, आज लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। यूपी में एक तरफ निवेश और विकास का मिशन है तो दूसरी तरफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम योगी जापान में निवेश जुटाने में जुटे हैं तो इधर यूपी में जीरो क्राइम पॉलिसी चल रही है और योगी फोर्स लगातार एक्शन कर रहा है। आपको एक्शन की तस्वीरें दिखाता हूं मैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई जिसने साफ किया कि विकास और सुरक्षा इन दोनों पर सरकार का फोकस एकदम बराबर है। अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून की भाषा भी समझाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिशन जापान पर है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। यूपी के विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जापान में निवेश जुटाने की मुहिम पर हैं। जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात, नई औद्योगिक साझेदारियों पर बातचीत और लक्ष्य यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार और टेक्नोलॉजी लाना। लेकिन विकास के मिशन के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से लेकर गाजियाबाद और आजमगढ़ तक योगी फोर्स एक्शन में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कानून के राज का इकबाल बुलंद करती ये तस्वीर है ग्रेटर नोएडा की, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या करने वाले हमलावर का योगी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर ही हिसाब कर दिया।
पहली तस्वीर उस समय की है जब ग्रेटर नोएडा में नितिन नागर नाम के युवक की गोली मारकर और चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यूपी पुलिस ने फरार चल रहे हत्यारे मोनू को एनकाउंटर में लंगड़ा बना दिया। 2 अन्य अभियुक्तों को भी जो इस घटना में शामिल थे और नामजद है गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी है लगातार टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारी प्रचलित है। वहीं गाजियाबाद में योगी फोर्स ने 10 लाख की रंगदारी और अपहरण मामले में फरार चल रहे अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर अब्बास उर्फ बाबू को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान अब्बास के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, 4 कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी सांतनी गांव बुलंदशहर का रहने वाला है और उसके खिलाफ लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जांच में जुटी है। आजमगढ़ में योगी फोर्स का हंटर गो तस्कर पर भी चला। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर नसीम को लंगड़ा बना दिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। नसीम पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और गोवध अधिनियम समेत 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में जीरो क्राइम पॉलिसी लगातार जारी है ताकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे और यूपी विकास के पथ पर चलते हुए जल्दी ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया। एक तरफ योगी फोर्स एक्शन में, दूसरी तरफ बुलडोजर टीम भी फॉर्म में। अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर वार कैसे हो रहा है इसकी बानगी दिखाता हूं मैं आपको। मेरे सामने जरा देखिए कि बुलडोजर कैसे जितने अवैध निर्माण हैं सबको जमींदोज कर रहा है। वो रास्ता हो, वो इमारतें हो, वो कुछ भी हो। मुरादाबाद से लेकर रामपुर और रामपुर से लेकर हापुड़ तक कब्जा माफिया के मंसूबों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी यूपी स्टाइल में बुलडोजर स्ट्राइक की जा रही है। यूपी में बुलडोजर, एमपी में बुलडोजर, उत्तराखंड में बुलडोजर। शहर और राज्य अलग अलग लेकिन तस्वीर एक जैसी। अतिक्रमण, जमींदोज, वो भी योगी स्टाइल में। यूपी से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक बुलडोजर टॉप स्पीड में है, यानी जो भी अवैध निर्माण है वो ध्वस्त हो रहा है। सबसे पहले बुलडोजर मॉडल स्टेट यूपी की तस्वीर देखिए। मुरादाबाद में योगी के महाबली ने माफिया की मोटी कमाई के मंसूबों को कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। कब्जा माफिया पर पीले पंजे का प्रहार ऐसा कि अवैध महल बनता उसके पहले जमींदोज होते। बुलडोजर से पहले दीवार तोड़ी गई, फिर एक एक ईंट को उखाड़ फेंका गया। अवैध तरीके से बन रहे मकान को तोड़ने के बाद बुलडोजर दूसरे टारगेट की तरफ मुड़ा। 100 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को तहस नहस किया गया। मुरादाबाद से सटे रामपुर में बुलडोजर गर्जा। यहाँ बुलडोजर के निशाने पर अवैध प्लॉटिंग माफिया था, जहां कुछ ही वक्त में 2.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। रामपुर से 135 किलोमीटर दूर हापुड़, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। करीब 52,000 वर्ग मीटर जमीन पर प्लॉटिंग थी, लेकिन नक्शा पास नहीं था। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हुआ। आस्था की आड़ में बने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। एक एक कर कई अवैध निर्माणों को ढहाया गया। आश्रम और धर्मशाला पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 मंजिला आश्रम करीब 10 से 15,000 वर्ग फुट क्षेत्र में था। 54 कमरे थे। प्रशासन के मुताबिक आश्रम की आड़ में यहाँ होटल चल रहा था। लगभग हम 1 लाख से ऊपर स्क्वायर फीट का एरिया हम लोगों ने अभी मुक्त कराया होगा और अभी भी कार्रवाई हमारी चल रही है। जहां पर हम लोग खड़े हैं, इस कार्रवाई को पहले भी आज से 1.5 साल पहले भी रिमूवल की कार्रवाई की गई थी, पर इनके द्वारा पुनः निर्माण कार्य कर लिया गया था, तो इसलिए आज पुनः कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है, जिसके लिए सड़क चौड़ीकरण के लेकर शिप्रा नदी के घाटों का विस्तार हो रहा है। प्रशासन ने सभी को पहले नोटिस जारी किए, जिसके बाद मोहन सरकार ने योगी मॉडल की तर्ज पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ रमजान चल रहा है, इबादत की जा रही है, तो मुरादाबाद में मस्जिद में बड़ा संग्राम है। वो भी ऐसा संग्राम कि भाईजान आपस में बढ़ गए। मस्जिद के अंदर, मस्जिद के भीतर जबरदस्त मारपीट और हंगामा हुआ, और हाल ये कि मस्जिद मानो अखाड़ा बन गई। मस्जिद में पूरा हंगामा शिया मस्जिद में अजान को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि रमजान पर भाईजान आपस में भिड़ गए। तो मस्जिद में भाईजान आपस में भिड़े, वो तस्वीर आपने देखी। तो वहीं देश के 2 सूबों में नमाज पर हंगामा है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र, सार्वजनिक और सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने पर विवाद है। कहीं निजी जमीन पर नमाज पढ़ने पर मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई, तो दफ्तर में नमाज पर एफआईआर की मांग की गई। नमाज कैसे पढ़ेगा? मंदिर के पास नमाज, ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? सरकारी दफ्तर में नमाज। रमजान के महीने में उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक नमाज पर फसाद बढ़ गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंदिर के पास निजी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम शख्स की पिटाई कर दी गई। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में बिजली विभाग के दफ्तर में नमाज पढ़ने पर हिंदू पक्ष भड़क उठा। सबसे पहले रुद्रपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ पर मंदिर के पास खाली जमीन पर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था। इसी दौरान एक हिंदू युवक वहां पहुंचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले उसे धक्का मारकर जमीन पर पटका और फिर लातों की बरसात कर दी। नमाज कैसे पढ़ेगा? नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? उठ खड़ा हो। आरोप है कि लाठी डंडों से भी मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर भाईजान भड़क गए और थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की। आपका काम नहीं है रोकने का, पुलिस प्रशासन को बुलाओ। अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। मुस्लिम समुदाय की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में खुले मैदान में नमाज पढ़ी गई, तो महाराष्ट्र के मालेगांव में भाईजान ने बिजली विभाग के दफ्तर को ही मस्जिद बना डाला। सरकारी दफ्तर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ी गई। सरकारी दफ्तर में नमाज का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो हिंदू पक्ष ने विरोध जताया। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी दफ्तर में उस वक्त नमाज पढ़ी गई जब लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष लुकमाल कमाल वार्ड के कुछ लोगों के साथ बिजली की शिकायत लेकर पहुंचे थे और शाम होने पर वहीं नमाज अदा की, जिससे विवाद बढ़ गया। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो ये तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं। नमाज का टाइम फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को वावड़ा नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड, सरेआम किसी की पिटाई और कानून हाथ में लेना कहीं भी सही नहीं कहा जा सकता। मगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब गली मोहल्लों में मस्जिद बनी है तो फिर सार्वजनिक जगहों पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालेगांव में सरकारी दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ने से हिंदू संगठन आक्रोशित। बिजली दफ्तर में नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की, जिसकी लीगल टीम पर कल जानलेवा अटैक किया गया। कल देर रात
दिल्ली में लॉरेंस की लीगल टीम पर फायरिंग हुई। इसके साथ ये साफ भी हो गया कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। क्या अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है? बीती रात हुए लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हमले की जिम्मेदारी राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में इसका दावा किया गया। पोस्ट में लिखा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता है। फिरौती की सेटिंग और मुलाकात की खबरें बंद करनी होगी, नहीं तो उसकी सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। भगवान का शुक्र कर आज तू बच गया, अभी भी समय है। समय रहते सुधर जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टीम के सदस्य गाड़ी से जा रहे थे जैसे दिल्ली में आईएसबीटी के पास मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास पहुंचे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें रोका और कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। रात करीब 10 बजे, जगह हनुमान मंदिर, दिल्ली। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर बताए जा रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले में कार सवार एक व्यक्ति के कंधे पर गोली लगी। घायल शख्स को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, वो खतरे से बाहर है। छोटा भाई हमारा एक संदीप, उसके लगी पीठ पे, एक बुलेट लगी उसके। थ्रेट भी आई थी पहले आपको? क्या अब कह नहीं सकते अभी थ्रेट का, तो ऐसे तो कोई फ़ोन तो आया नहीं कभी थ्रेट का, पर हमें पता तो है कि कुछ ना कुछ है गड़बड़। अब कौन है, कोई जिम्मेदारी ले या नहीं ले, पता नहीं किसने किया, ये नहीं मुझे पता। वारदात की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कार और आसपास के एरिया से सैंपल इकट्ठा किए। जो शख्स अपने गुर्गों के दम पर बॉलीवुड स्टार को धमकाता है, फायरिंग करवाता है, खुलेआम रंगदारी मांगता है, उसकी लीगल टीम पर अटैक किया गया और सोशल मीडिया पर हमले का दावा किया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हमलावरों की पहचान करने के लिए कई टीमें बनाई गई, लेकिन असली चुनौती अब राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर पर शिकंजा कसने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक और जंग की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती देखकर हर कोई यही मान रहा है कि अब किसी भी वक्त ट्रंप तबाही का ऑर्डर देंगे और तेहरान पर बारूद बरसने लगेगा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये कि खामनेई ने भी अभूतपूर्व तैयारी की, जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी तूफान, एटमी प्लान नहीं रोकेगा ईरान, डील नहीं, युद्ध करेंगे खामनेई। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 से 10 युद्ध रुकवाने का दावा नहीं करते। जबकि सच्चाई ये है कि इस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग छेड़ने की तैयारी कर चुका है जिसकी शुरुआत तो निश्चित है, लेकिन अंत नहीं। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह ईरान को घेरने का आदेश दिया है, ईरान की तैयारी भी उसी स्तर की है। दोनों तरफ से अभी डिप्लोमेटिक बात हो रही है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही चल रहा है। 5 ऐसे सॉलिड संकेत मिले हैं जिससे साफ है कि खामनेई ट्रंप के साथ डील की बजाय युद्ध को चुनेंगे। सबसे पहला सबूत ट्रंप का यह बयान है कि ईरान एटमी हथियारों पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहा है। इस बयान से साफ है कि खामनेई ने ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड खारिज कर दी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप इतने परेशान है कि ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी मुल्क बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऐसे घातक देश को एटमी पावर नहीं बनने देंगे। एक तरफ ट्रंप का संकल्प है तो दूसरी ओर ईरान का एटमी पावर बनने का सपना, जिसे खामनेई किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आखिर खामनेई को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है। जनता सड़कों पर है, लेकिन हंगामे और बवाल के बीच खामनेई अपने इरादे पर अटल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। कम रेंज की क्रूज मिसाइलें हो या फिर दूसरे द्वीप तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के पास मिसाइलों की ऐसी रेंज है कि ट्रंप भी घबराए हुए हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइल बना चुका है जो अमेरिकी बेस को कहीं भी टारगेट कर सकता है, और अब अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल बना रहा है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। इससे पहले जून 2025 में ईरान तबाही का ट्रेलर भी दिखा चुका है, जब ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ईरान का युद्ध तय है। इसकी तीसरी बड़ी वजह है कि ईरान में ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर सवाल। ट्रंप का दावा है कि ईरान को नहीं रोका होता तो वो 1 महीने में एटम बम बना लेता।
जून 2025 में आधी रात को ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करके दावा किया था कि न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी। ईरान का परमाणु मिशन खत्म हो गया, लेकिन 8 महीने बाद ट्रंप उसी परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान ने अमेरिका की विध्वंसक स्ट्राइक में भी अपना एटमी जखीरा बचा लिया तो वो ट्रंप की धमकियों से डरकर पीछे क्यों हटेगा? ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं ईरान को सरेंडर करने की सलाह दे रहे हैं। एक बार एयर स्ट्राइक भी करवा चुके हैं। 2 महीने से हर दिन धमकियां दे रहे हैं। करीब महीने भर पहले 28 जनवरी को जंगी बेड़ा भेजने का आदेश भी दे दिया है। अब चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में किसी भी वक्त अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का रुख नहीं बदला है। तो इसके पीछे है खामनेई की फिदाइन फिलॉसफी। ईरान किसी भी रूप में अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इजराइल और मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। ऐसे में अमेरिका ने अगर जंग छेड़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट की चपेट में आ जाएगा। ईरान चुन कर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है। ईरान से जारी हुए वॉर डील के वीडियो बताते हैं कि दबाव होने के बावजूद ईरान मिटने मिटाने को तैयार है। खामनेई के पीछे हटने का 5वां सबूत ये है कि ईरान किसी भी मोर्चे पर डिफेंसिव नहीं है। डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल होने पर ट्रंप ईरान में वेनेजुएला जैसा प्रयोग कर सकते हैं। खामनेई के तख्ता पलट का प्लान एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं। रॉकेट लॉन्चर, कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलों की यूनिट अलर्ट पर है। खामनेई पहले से अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इसलिए मादुरो जैसा ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में खामनेई को रोकने के लिए अमेरिका को कल्पना से अलग कदम उठाना होगा। अभी बातचीत का दौर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अटैकिंग ईरान ये साफ संदेश दे रहा है कि एक बार जंग छिड़ी तो खामनेई अपनी आखिरी सांस तक ट्रंप को चुनौती देंगे। रिपोर्ट जी मीडिया। तो वहीं पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर मार खा रहा है, उसकी तस्वीर वक्त वक्त पर सामने आती है। लेकिन ये जो तस्वीर आपने अभी देखी, इसी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा किया और उस दावे के मुताबिक टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आतंकियों के आका जनरल मुनीर की जान बच गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर हुआ। और ये खुद ट्रंप बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध में पूरा पाकिस्तान खत्म होने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरेंडर और ट्रंप के नए दावे पर यह रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ट्रंप के खुलासे, शहबाज मुनीर मारे जाते, The Prime Minister of Pakistan would have died if... पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो भारत ने संयम दिखाया। इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एटमी जंग रुकवाने का दावा किया हो। और अब अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया है। जंग में भारत को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाला पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। दरअसल ट्रंप ये कई बार बोल चुके हैं, मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाकर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। भारत से जंग रुकवाने के लिए पाक पीएम ने कई बार आभार जताया है। लेकिन अब ट्रंप ने पहली बार ये माना कि ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था और युद्ध नहीं रुकता तो शहबाज मुनीर के साथ पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर कराने का दावा भारत सिरे से खारिज कर चुका है। लेकिन भारत हमला नहीं रोकता तो मुनीर का पूरा मुल्क तबाह हो जाता है। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके एक नहीं 5 प्रमाण है। अपने टारगेटेड आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार की हिमाकत की तो भारत ने 11 एयरबेस उड़ाए। पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। एक झटके में पाकिस्तान का पूरा डिफेंस तबाह हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद तक भारतीय सेना के निशाने पर था। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं। भारत के सामने खुद सीज फायर की गुहार लगाई। भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पहले ही बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रहम दिखाया, संयम रखा, लेकिन अगली बार पाकिस्तान ने कोई प्रयोग किया तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े
कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत को सिर्फ पहलगाम का बदला लेना था, आतंकी ठिकानों को उड़ाना था, इसलिए शहबाज और मुनीर के ठिकाने बच गए। लेकिन अगर कंगाल पड़ोसी आगे चलकर कोई भी गलतफहमी पालेगा तो जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात भी सच हो सकती है। भारतीय सेना ऐसा पराक्रम दिखाएगी कि पूरा पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर मार खा रहा है। बलूचिस्तान में BLA एक्टिव है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP एक्टिव है। लेकिन इस वक्त कंगाल मुल्क में दो चुनौतियां ऐसी हैं जिससे ना तो पीछे हट सकता है ना औकात है उसका सामना करने की। इमरान समर्थक एक बार फिर इस्लामाबाद कूच की तैयारी में है तो दूसरी ओर तालिबान विध्वंसक बदला लेने की तैयारी में है। मुनीर के पास दो फ्रंट से घिरे पाकिस्तान को बचाने का कोई प्लान तक नहीं। इमरान को अंधा करके मानेगा मुनीर। अफगान बॉर्डर पर हालात गंभीर। इमरान प्लस तालिबान दो फ्रंट पर घिरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी सनक के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में मुनीर की तानाशाही चल रही है। शहबाज शरीफ को भी साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन सबको किनारे करने के बाद कसाई मुनीर अब खुद दो मोर्चों पर ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से उसका निकलना मुश्किल है। एक तरफ है इमरान खान के आगे जाने की खबर से समर्थकों का गुस्सा फूटने वाला है। इमरान फोर्स पलटवार की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान में आग भड़क सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अफगान फ्रंट पर तालिबान का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। तालिबान ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी। पहले समझिए इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में कैसे हालात बिगड़ने वाले हैं। दरअसल बार बार अल्टीमेटम देने और उग्र प्रदर्शन की वार्निंग के बावजूद मुनीर ना तो इमरान का इलाज होने दे रहा है और न ही परिवार को कोई जानकारी ही मिल पा रही है। इमरान की बहन उजमा खान जो बता रही है इमरान के समर्थक इसी तरह से अंधकार में, और पाकिस्तान में यही चर्चा है कि मुनीर की हैसियत उसे बहुत भारी पड़ सकती है। इमरान खान के साथ बर्बरता की कहानी से पूरे पाकिस्तान में आक्रोश फैला हुआ है। इमरान फोर्स के ऐलान के बाद संगठित तरीके से धावा बोलने का प्लान तैयार है। इस बीच अफगान में एयर स्ट्राइक करके पाक आर्मी चीफ ने अफगान फ्रंट पर भी मौत को दावत देती है। तालिबान के नेता काबुल से खुला ऐलान कर रहे हैं कि एक इशारा मिल जाए तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। तालिबान की धमकियां हवा हवाई नहीं है। आसिम मुनीर भले ही ट्रंप के भरोसे बैठा है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार भी मानते हैं कि जिस तालिबान के सामने रूस और अमेरिका ने हार मानी उसका पाकिस्तान कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।